जरा सोचो, एक आदमी को नर्क से बचने के लिए अलग अलग शरीर में जाना पड़े जिन्हें उन्हें किसी भी हाल में जिंदा रखना होगा। कहानी की शुरुआत होती है चोई नाम के एक नौजवान लड़के से, जो एक बड़ी सी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था। रास्ते में उसे अपनी मैनेजर का फोन आया जो उसे गुड लक कह रही थी, पर तभी अचानक उसकी आंखों के सामने सड़क पार कर रहा एक आदमी गाड़ी से टकरा गया और सीधा चोई के पैरों के नीचे आ गिरा। चोई ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस बेचारे आदमी ने उसकी बाहों में ही दम तोड़ दिया। इस घटना से चोई को इतना गहरा सदमा लगा कि वो इंटरव्यू में आसानों से सवालों का जवाब भी नहीं दे सका और सीधी सी बात है, उसे नौकरी भी नहीं मिली। फिर अगले 7 सालों तक चोई काम ढूंढता रहा। बताओ, 7 साल तक इसे कोई भी काम नहीं मिला, बिल्कुल मेरी दोस्त की तरह। उसने कभी मजदूरी, कभी वेटर और कभी टैक्सी चलाकर जैसे तैसे अपना कर्जा चुकाया। उधर उसके दोस्तों ने अच्छी अच्छी नौकरियां करके अपने घर तक बसा लिए। इधर हजारों रेज्यूमे भेजने के बाद भी कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। इसी तरह वक्त गुजरता रहा, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई भी बदलाव नहीं आया, बिल्कुल मेरे दोस्त की तरह। फिर एक दिन उसे उसी कंपनी में दोबारा इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, जहां वो 7 साल पहले गया था। जब मैनेजर ने देखा कि वो इतने सालों से लगातार अलग अलग छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा कर रहा है, तो वो चोई की लगन और उसकी हिम्मत देखकर उससे काफी इम्प्रेस हुए। ये देखकर एक बार फिर से चोई की हिम्मत जाग गई। लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद उससे खबर मिली कि जिस कंपनी में उसने पैसे इन्वेस्ट किए थे वो ठप हो गई और उसका सारा पैसा डूब गया। ये सुनकर वो गुस्से से पागल हो गया और सीधा इन्वेस्टर के घर जाकर उसका दरवाजा तोड़ने लगा। और ये देखकर तभी पड़ोसियों ने पुलिस बुला दी। बेचारे चोई की जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। अब चोई बेचारा परेशान होकर अपनी मंगेतर के पास गया तो उसने देखा कि वो किसी दूसरे आदमी की महंगी गाड़ी से उतर रही थी। जब जैनी ने चोई को देखा तो उसने चोई की मदद करने के लिए उसे कुछ पैसे दिए, लेकिन चोई ने उसे निराश होकर कहा कि वो उसे भूल जाए। भाई, वो तो तुझे पहले ही भूल गई, कौन सी दुनिया में है तू। फिर जब चोई वापस अपने घर पहुंचा तो उसने देखा उसका सारा सामान दरवाजे के बाहर पड़ा था। असल में मकान मालिक ने किराया न देने की वजह से उसका सारा सामान निकाल दिया। फिर अगली सुबह चोई को उसी कंपनी का मैसेज आया कि वो नौकरी के लिए अभी सिलेक्ट नहीं हुआ है। इस बात से चोई तो बेचारा पागल ही हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। वो सीधा उस बिल्डिंग की छत पर पहुंचा और सोचने लगा कि जिस दिन से वो आदमी उसके हाथों में मरा है, उसी दिन के बाद से उसकी जिंदगी बद से बदतर हो गई। अब चोई के मन में मौत का भी डर नहीं था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। होश में आने के बाद चोई ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई। उसने देखा कि वो एक एरोप्लेन के अंदर बैठा हुआ था। फिर उसने मॉनिटर पे देखा कि ये चेहरा तो उसका नहीं था, बल्कि वो किसी और शरीर में आ गया था। तभी एक लड़की उसके सामने आई और उसका आखिरी खत पढ़ने लगी। उसने कहा कि चोई अब मर चुका है, लेकिन उसका मानना था कि इंसानों के मरने से उनके हिस्से का दर्द कम नहीं होता। इसके बाद वो चोई को एक ऐसी जगह पर ले गई जहाँ वो असल में तकलीफ महसूस कर सके। इस टाइम वो दोनों एक ऊंचे से टावर पर थे, जहाँ नीचे से दर्दनाक चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। उसने बताया कि वो मौत की देवी है और वो चोई को अपनी मौत का फैसला खुद करने के जुर्म में सजा देने के लिए आई है। इसके बाद उसने चोई को नीचे फेंक दिया और वो सीधा वैसी जानवरों से भरे दलदल में जा गिरा। चोई ने चीखते हुए इन राक्षसों का सामना किया और अचानक से वो वापस एरोप्लेन के केबिन में पहुंच गया। फिर मौत की देवी हेल ने कहा कि अब सजा के तौर पर उसे 12 लोगों के जिस्म में जाकर 12 बार मरना होगा। अगर वो नर्क से बचना चाहता है तो उसे इन 12 मौकों में से किसी एक में जिंदा बचने की कोशिश करनी होगी। इससे पहले कि चोई कुछ कह पाता, मौत की देवी गायब हो गई। तभी अचानक प्लेन का इंजन बुरी तरह से हिलने लगा तो चोई ने डर के मारे लाइफ जैकेट पहन ली, जबकि फ्लाइट अटेंडेंट ने उसे समझाया कि ये सिर्फ एक टर्बुलेंस है। चोई प्लेन में घूमा तो उसे इतनी महंगी चीजें देखकर हैरानी हुई। तभी अचानक एक चमकती हुई चीज उसके सामने आई जो उस शख्स की यादों और काबिलियत से भरी हुई थी, जिसके जिस्म में वो अभी जी रहा था। तब चोई को पता चला कि जिस कंपनी में वो इतने सालों से नौकरी करना चाहता था, अब वो उसी कंपनी के मालिक के दूसरे बेटे के शरीर में है। उसने सोचा अब तो वो अपनी जिंदगी इस दौलत के साथ आराम से गुजार सकता है, इसलिए उसने ऐसे ही जीने का फैसला किया। लेकिन तभी अचानक प्लेन का इंजन फट गया। चोई ने अपनी सीट पर जाकर सीट बेल्ट लगाई, मगर अचानक प्लेन में जबरदस्त धमाका हुआ और चोई आग में झुलसकर मारा गया। इसके बाद जब उसकी आंख खुली तो वो चोई के रूप में एक चमकदार दरवाजे के सामने खड़ा था जो सीधा नरक की तरफ जाता है। वहीं मौत की देवी एक टेबल पर बैठकर बंदूक की गोलियां रिलोड कर रही थी, जिसकी मदद से वो उसे बार बार मारकर दूसरे जिस्म में भेजेगी। उसने कहा कि अगर वो हर बार एक भयानक मौत मरने ही वाला है तो वो जिंदा कैसे बचेगा। मगर मौत की देवी ने कहा कि ये तुम्हारी सिरदर्दी है, मेरी नहीं। फिर वो चोई को नरक के शहर पर ले गई, जहाँ चारों तरफ देखती हुई आग जल रही थी। हर तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। फिर मौत की देवी ने कहा कि उसकी गलती यही है कि इससे पहले मौत उस तक पहुँचे वो खुद मौत के पास पहुँच गया, इसलिए अब सजा तो भुगतनी पड़ेगी। फिर मौत की देवी ने उसे गोली मार दी। फिर अचानक चोई ने देखा कि वो आसमान से नीचे गिर रहा था। तभी वो चमकता हुआ पत्थर उसके दिमाग में घुसा तो उसे पता चला कि वो बेहद खतरनाक स्टंट करने वाले आदमी के शरीर में आ गया था। इस वक्त वो बिना पैराशूट के आसमान से कूदने का स्टंट कर रहा था, जिसे दुनिया भर के लोग देख रहे
थे, अगर वो जिंदा बच गया तो उसके स्पॉन्सर उसे ढेर सारा पैसा देंगे। उस आदमी की काबिलियत देखकर जोई को लगा कि ये शायद स्टंट कर सकता है, लेकिन वो नेट पर गिरने की बजाय कहीं दूर जा गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसकी आंख खुली तो वो फिर से नर्क के दरवाजे पर था। वो बहुत गुस्से में था क्योंकि उसके पास अपनी जान बचाने का मौका ही नहीं था। हवा में तो पैदा हुआ हूँ मैं। जोई ने कहा कि उसने अपनी असल जिंदगी में दुख के अलावा कुछ नहीं देखा। वो एक गरीब घर में पैदा हुआ, उसे कभी ढंग की नौकरी भी नहीं मिली और तो और अपनी मंगेतर को भी खो दिया, मगर मौत की देवी को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसने फिर से जोई पर बंदूक चला दी। इस बार जोई एक स्कूल के लड़के के शरीर में था। उसने देखा कि एक लड़का उसी स्टंट परफॉर्मेंस की वीडियो देखकर उसकी मौत पर हंस रहा था। तभी चमकता हुआ पत्थर उसके दिमाग में घुसा। तब पता चला कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और वो अपनी माँ के साथ रहता है, लेकिन उसे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं क्योंकि उसे कुछ शैतान बच्चे रोज परेशान करते हैं। अब जोई उसकी मौत से पहले उसके शरीर में आ गया था। उसने सोचा कि अगर वो इस बार बच गया तो उसे नर्क में नहीं जाना पड़ेगा और वो एक नई जिंदगी जीने की शुरुआत कर सकता है। लेकिन तभी जेम्स नाम के एक लड़के ने उसे फिर से परेशान करना शुरू कर दिया। तभी जोई ने कुर्सी उठाकर उसे सबके सामने सबक सिखाना चाहा, पर जेम्स के साथियों ने उस पर हमला कर दिया और कोई उसकी मदद के लिए भी नहीं आया। बाद में जोई ने सोचा कि उसे बचने के लिए किसी ताकतवर लड़के का सहारा लेना होगा। जब वो घर पहुंचे तो गरीबी की हालत देखकर उसे अपनी माँ की याद आने लगी। जब वो उस लड़के की माँ के साथ खाना खा रहा था तो वो अपनी माँ की मजबूरियों को याद करके रोने लगा। फिर शाम को उसे जेम्स का मैसेज आया जो उसे परेशान करके पैसे मांग रहा था। खैर अगले दिन वो जेम्स के एक साथी से मिला तो उसे पता चला जेम्स 11वीं क्लास के एक ताकतवर लड़के का दोस्त है और उसके दम पर ही वो सबको परेशान करता है। फिर लंच के दौरान जेम्स ने फिर से जोई को परेशान किया तो जोई ने सबके सामने उसके सिर पर नूडल गिरा दी। जेम्स ने गुस्से में अपने साथियों से जोई पर हमला करने को कहा, मगर उसने तो साफ इनकार कर दिया। असल में जोई ने ही उसे बीच में आने से मना किया था क्योंकि अब वो सब कुछ खुद ही करने वाला था। उधर जेम्स 11वीं क्लास के लीडर टॉम से मदद मांगने गया तो टॉम अपनी गैंग के साथ जोई को सबक सिखाने पहुंचा, लेकिन जोई को देखते ही वो हैरान हो गए। क्या जेम्स एक छोटे से लड़के से अकेले नहीं निपट सकता? इस पर जेम्स शर्मिंदा हो गया। जब टॉम ने जोई पर हमला करने की कोशिश की तो वही जेम्स का साथी जोई की मदद करने के लिए आगे आया तो वही मामला खत्म हो गया। फिर जोई ने ताकतवर बनने के लिए हर रोज कसरत करना शुरू कर दी, लेकिन जेम्स के दोस्तों ने उसका कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ा दिया था कि तू तो एक छोटे से बच्चे से पिट गया। अब गुस्से में आकर एक शाम अकेला देखकर जेम्स ने एक पत्थर से उस पर हमला किया और उसकी जान ले ली। एक बार फिर जोई की आंख नर्क के दरवाजे पर खुली। इस बार वो फिर से एक नए शरीर में पहुंचा जहां वो एक कुर्सी से बंधा हुआ था। उसके सर पर कपड़ा था और उसके आसपास मौजूद गुंडे उस पर अत्याचार करते हुए लड़की और पैसों का ठिकाना पूछ रहे थे। जैसे ही वो जोई को हथौड़े से मारने वाले थे तभी अचानक चमकता हुआ पत्थर उसके दिमाग में घुसा। जोई को पता चला कि इस बार वो एक सीरियल किलर के शरीर में था जिसे अपनी ही बॉस की गर्लफ्रेंड से प्यार हो गया था। उस लड़की ने भागने में उससे मदद मांगी तो जोई ने बॉस के $10 मिलियन चुराकर उस लड़की को दे दिए और उसे एक सुरक्षित जगह पर छुपा दिया, लेकिन जल्दी ही बॉस ने उसे धर दबोचा। खैर फिर जोई ने जोल लगाकर खुद को आजाद किया और फिर बत्ती बुझाकर सभी गुंडों की छुट्टी कर दी। फिर जोई ने बॉस का चुराया हुआ पैसा ढूंढने का फैसला किया जिससे वो एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकता है। उसने दरवाजा खोला तो वो एक चलते हुए ट्रक के अंदर था। अब वो एक मोटरसाइकिल लेकर भाग निकला और बहुत सौ गुंडों का ग्रुप उसके पीछे पड़ गया। उन्होंने पुल पर उसे घेर लिया, मगर जोई बड़ी चालाकी से उनके चंगुल से भाग निकला, मगर फिर भी कुछ गुंडे उसके पीछे आए तो वो सीधा एक बिल्डिंग की छत पर पहुंचा और वहां से एक पूल में जा कूदा। बॉस ने तुरंत उसे पकड़ने का हुक्म दिया। इधर जोई भागकर समुद्र किनारे पहुंचा तो बॉस की गर्लफ्रेंड ने उसे आकर गले लगा लिया। जब जोई ने उसे बताया कि सारे पैसे सामने वाली बोट पर हैं, तो अचानक उस लड़की ने उसे गोली मार दी और एक बार फिर से जोई नर्क की चौखट पर गिरा हुआ था और मौत की देवी उस पर हंस रही थी। लेकिन अब जोई भी इतना बेवकूफ नहीं था। असल में उसने उस लड़की को पैसों का असली पता बताया ही नहीं था और अब वो अगली जिंदगी में पैसे ढूंढेगा। इसके बाद वो एक जेल के कैदी के शरीर में आया जहाँ उसके साथियों ने उसे संभाल कर रहने को कहा क्योंकि एक सरफिरा हत्यारा उसके रिहा होने से पहले ही उसे मार डालेगा। तभी वो सिरफिरा कमरे में आया तो जोई ने देखा कि ये तो जेम्स था, वही लड़का जो उसे क्लास में परेशान करता था। उसे देखते ही जोई गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने जेम्स पर हमला कर दिया। खैर उसके साथियों ने उसे रोका, तभी चमकता पत्थर उसके दिमाग में घुसा। जोई को पता चला कि इस वक्त वो एक ऐसे लड़के के शरीर में था जो MMA फाइटर बनने के सपने देख रहा था, मगर उसकी माँ के सर पर बहुत ज्यादा कर्जा था जिसे चुकाने के लिए वो किसी अमीरजादे का जुर्म अपने सर पर लेने को तैयार हो गया। उस वक्त उसकी उम्र कुल 18 साल थी, इसलिए उसे सिर्फ 2 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद जब असली गुनहगार का वकील उससे मिलने आया तो उसने पूरी दुनिया को सच्चाई बताने की धमकी दी। इस तरह उसने अपना मुंह बंद रखने के लिए कुछ और पैसे मांगे। इधर जेल में जोई ने जेम्स से कहा कि वो उसकी असलियत सबके सामने लाकर रहेगा क्योंकि जोई जानता है कि जेम्स कोई सिरफिरा हत्यारा नहीं है बल्कि बच्चों को मारने वाला एक घटिया इंसान है। फिर एक दिन वर्कशॉप में
काम करते हुए एक हादसा हो गया, जिसके बाद गार्ड्स जख्मी कैदी को उठा ले गए। इधर कुछ गुंडों ने चोई को घेर लिया और अचानक उस पर जानलेवा हमला कर दिया। मगर चोई भी इस वक्त एक एमएमए फाइटर के शरीर में था और उसने एक एक गुंडे को बड़ी अच्छी तरह से सबक सिखा दिया। फिर वो रात को जेम्स के पास पहुंचा और उसे सजा देने के लिए मरे हुए लोगों की आत्मा अपने शरीर में लाने का नाटक किया। अब जेम्स ने स्कूल में जिस लड़के की हत्या की थी वो एमएमए फाइटर के शरीर में उसके सामने खड़ा था। उसने कहा कि वो जेम्स का पीछा कभी नहीं छोड़ेगा और ये सुनते ही जेम्स को डर के मारे दौरे पड़ने लगे। आखिरकार चोई की रिहाई का दिन आ गया और चोई की मुलाकात असली गुनहगार के वकील से हुई। वकील ने उसे और पैसे देने की कोशिश की, मगर चोई ने इनकार करके कहा कि वो अपनी जिंदगी अब खुद जिएगा। इसके बाद वो उसी समंदर किनारे पहुंचा और उसने $10 मिलियन ढूंढ निकाले जो उसने अपनी पिछली जिंदगी में छुपाए थे। वो पैसे लेकर अपने घर पहुंचा और आगे की जिंदगी के बारे में सोचने लगा। खैर रात को उसे अपनी माँ का सपना आया और वो रोते रोते जाग उठा। फिर उसे एमएमए फाइटर की माँ का फोन आया और उसने उनसे मिलने का वादा किया। उसने पैसे आधे आधे करके 2 बैग में भरे, एक बैग एमएमए फाइटर की माँ के लिए और एक बैग उसने स्टेशन के लॉकर में छुपा दिया। अब वो उस इलाके में पहुंचा जहाँ वो फाइटर रहता था, मगर अचानक किसी ने उसके पीठ में चाकू घोंप दिया। चोई को कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये हमला किसने किया। तब उस आदमी ने बताया कि वो उस लड़की का बाप है जिसे उसने गाड़ी से उड़ा दिया था। तब चोई ने उससे माफी मांगी और उसे सच बताया कि असली गुनहगार कोई और है। उसने तो बस कुछ चंद पैसों के लिए अपने सर पर ये जुर्म लिया था। ये सुनकर वो आदमी घबराकर वहाँ से भाग गया। तभी अचानक उस फाइटर के जेल का एक दोस्त वहाँ पहुँचा, मगर तभी उसने भी खुलासा किया कि वो तो जोई को मारने के मकसद से ही जेल में आया था और उसे ढूंढकर वो काफी खुश था क्योंकि उसे मारने के बाद उसे इनाम भी मिलेगा। उसने एक ही झटके में चोई के पेट में चाकू घोंपकर उसे मार डाला। तभी चोई का फोन बजा जिस पर उस फाइटर की माँ का फोन आ रहा था। अब एक बार फिर से वो नर्क के दरवाजे के सामने आ गया, मगर वो अपनी माँ को याद करके बेचारा रोने लगा। मौत की देवी ने कहा कि इस बार भी वो नाकामयाब रहा, मगर चोई ने कहा कि वो अगले शरीर में जाना चाहता है। मौत की देवी ने उस पर बंदूक चला दी। अब वो एक नौजवान लड़के के शरीर में था। वो ट्रेन स्टेशन से थोड़ी ही दूर था। वो दौड़कर स्टोर रूम में गया और तुरंत पैसों का बैग निकाल लिया। तभी अचानक उसकी नजर एक पोस्टर पर पड़ी और चमकता हुआ पत्थर उसकी बुद्धि में घुस गया। उसे समझ आया कि अब वो एक मॉडल के शरीर में आ गया था। खैर फिर चोई घर पहुंचा तो वहाँ की शान और शौकत देखकर वो हैरान हो गया। तभी उसके दोस्त का फोन आया जो उसे पार्टी के लिए बुला रहा था। पार्टी में जाकर चोई को एहसास हुआ कि उसे बहुत जल्दी ही शराब का नशा चढ़ जाता है। तभी उसी कंपनी का सीईओ वहाँ आ गया जिस कंपनी में जोई इतने सालों से नौकरी पाने की कोशिश कर रहा था। जोई ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, मगर जल्दी ही वो शराब के नशे में बेहोश हो गया। अगली सुबह उसके बड़े भाई ने उसे उठाया तो उसकी आंख खुली। तब उसे पता चला कि वो दोनों भाई मिलकर एक कैफे चलाते हैं और आज उसके भाई के जाने के बाद उसे ही सारा काम संभालना था। आज वो एक वेटर का काम कर रहा था कि उसी वक्त जेनी उस कैफे में आई। जेनी तो याद है ना तुम्हें, जो उसकी मंगेतर थी। उसे देखकर जोई की धड़कनें बढ़ने लगी। उसे याद आया कि कैसे वो पहली बार जेनी से मिला था। उस दिन जेनी की किताब के पन्ने उड़ गए थे तो जोई ने उसकी मदद की थी। फिर उसे याद आया कि उसने कैसे जेनी को आगे बढ़ जाने को कहा था क्योंकि उसके हिसाब से वो एक नंबर का बेरोजगार था। जब चोई के भाई ने देखा कि चोई जेनी को देखकर घबरा गया तो उसने चोई को बताया कि जेनी एक मशहूर राइटर है। चोई ने तुरंत गूगल पर जाकर देखा कि जेनी के नोवेल को हाल ही में ही पुरस्कार मिला था। ये नोवेल उसके एक प्रेमी की कहानी के ऊपर था। चोई ने तुरंत वो किताब ढूंढकर पढ़ी तो उसे समझ आया कि जेनी की ये किताब जोई और उसके साथ बिताए हुए हसीन पलों के बारे में ही थी। जोई ने उसे कहा था कि वो मरते दम तक उससे प्यार करेगा। फिर जब वो कैफे में था तो उसे याद आया कि उसने जेनी की किताब पूरी होने पर उसे एक फाउंटेन पेन देने का वादा किया था। फिर चोई ने शाम को ही वो पेन खरीदा और उस पर जेनी का नाम भी लिखवाया, मगर उसने वो पेन जेनी को कभी दिया ही नहीं। फिर इसके बाद चोई ने उसी आदमी को देखा जो उस दिन उसे छोड़ने के लिए उसके घर पर आया था। वो अपने परिवार के साथ था और उसने जेनी को अपनी बहन बताया। ये सुनकर जोई को एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। फिर अगले दिन चोई जेनी के लिए एक खास किस्म की चाय बनाकर उससे मिलने के लिए गया और उससे कहा कि वो उसकी नई किताब के लिए उसे एक कहानी सुनाना चाहता है। फिर उसने एक आदमी की कहानी सुनाई जो एक के बाद एक अलग अलग शरीर में जाकर मौत का सामना कर रहा था। उसने सब कुछ इतनी बारीकी से बताया कि जेनी उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई। जेनी ने उससे उस आदमी का नाम पूछा, मगर चोई ने बात टालते हुए उससे उसका ऑटोग्राफ मांग लिया। तभी उसने देखा कि जेनी वही फाउंटेन पेन इस्तेमाल कर रही थी। असल में ये पेन उसे जोई की माँ ने दिया था। उस दिन के बाद से चोई जेनी से हर रोज मिलने लगा और उसे हीरो के हर दिन की कहानी सुनाने लगा। जेनी ये सुनकर हैरान थी क्योंकि उसे ये सब कुछ एकदम असली लग रहा था। फिर एक दिन बारिश हो रही थी तो चोई ने जेनी को एक लाल छाता तोहफे में दिया। इसके बाद वो कैफे में लौटा तो एक वेटर से कांच का गिलास टूट गया तो चोई ने कांच साफ करने में उसकी मदद की तो उसके हाथ में एक छोटा सा कट लग गया। तभी अचानक दूर से सायरन की आवाज सुनाई दी और रेस्टोरेंट में मौजूद लोग बाहर हुए हादसे की बातें करने लगे। चोई उसी पल बाहर दौड़ा और लाल छाता टूटा हुआ देखकर उसका दिल भी टूट गया। उसे लगा कि हादसे में जेनी को कुछ हो गया, मगर जेनी तो सही सलामत उस पार खड़ी थी। चोई की हालत देखकर वो उसके पास आई और उसके हाथ पर
मरहम पट्टी की। उसे एहसास हुआ कि चोई को लगा कि शायद उसका कोई करीबी इस हादसे में चला गया। जेनी ये सब कुछ समझ सकती थी क्योंकि जोई की मौत के बाद उसका भी यही हाल हुआ था। अब जेनी ने जाते समय उससे कहा कि वो फिर से नहीं मिलेगी क्योंकि उसकी कहानी उसे उसके प्रेमी की याद दिलाती है। कुछ देर बाद वो जोई की कब्र पर गई और उसकी तस्वीर के सामने उसे याद कर रोने लगी। इधर चोई दूर से ही उसे देख रहा था। उसके जाने के बाद वो खुद वहाँ गया और उसे अपनी असली माँ दिखाई दी। जब उसने उन्हें रोते हुए देखा तो वो खुद भी बाहर आकर फूट फूट कर रोने लगा और उनसे माफी की भीख मांगने लगा। बाद में उसने अपनी माँ को जोई का एक दोस्त बनकर एक खत लिखा और उसे पैसों के बैग में रखकर अपनी माँ के दरवाजे के पास छोड़ दिया। फिर अगले दिन वो जेनी से मिला तो उसे आगे की कहानी सुनाई। उसे सुनकर जेनी बेहद खुश थी और फिर चोई उसे घर छोड़ने गया। फिर जेनी ने कहा कि वो दुआ करेगी कि हीरो की कहानी अंत में अच्छी हो। खैर अब चोई को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जेनी से तहे दिल से जाकर माफी मांगी और उसने कहा कि उसने हमेशा जेनी से ही प्यार किया है। और फिर उसने जेनी को सब कुछ सच बता दिया कि वो ही असली जोई है और उसके साथ जो भी कुछ हुआ है वो एक कहानी नहीं बल्कि एक सच है। और उसने वादा किया कि वो जेनी को छोड़कर अब कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन तभी अचानक एक गाड़ी उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसमें उसी कंपनी का मालिक था जिसमें चोई ने इंटरव्यू दिया था। तब चोई को एहसास हुआ कि जितनी बार भी वो अलग अलग शरीर में आया है वो इस आदमी से किसी न किसी रूप में जरूर मिला है। जब एरोप्लेन हादसा हुआ था तो शायद उसमें इसी आदमी का हाथ था और इस बार उसने जेनी पर गाड़ी चढ़ा दी और फिर चोई को बेरहमी से मार डाला। उसी समय पुलिस ने वहाँ हुए हादसे के सारे सबूत मिटा दिए और इधर जोई की आंख खुली तो वो फिर से नरक के दरवाजे पर था। वो समझ गया कि उसके हर बार जिंदा न बचने के पीछे उसी गाड़ी वाले आदमी का हाथ है। उसने गुस्से में आकर उसकी जान लेने की कसम खाई और फिर दौड़कर उसने मौत की देवी पर गोली मार दी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है और इस वेब सीरीज का अगला पार्ट आएगा तो उस पर भी वीडियो बना देंगे, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।